मेरे साथ बेहद बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे तो वो फ़ेवरेट है, 2 वजह से। एक तो मैं जब उनके साथ जुड़ता हूँ, गुरमीत चड्ढा जी को ज़रा स्क्रीन पे दिखाएँ। जब मैं उनके साथ जुड़ता हूँ, तो एक तो मेरे को थोड़ा पंजाबी बोलने का कभी-कभार मौका मिलता है स्क्रीन पे, तो मैं उनसे कभी-कभार बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं बाय कास्ट काल रहा हूँ, हमारे साथ चड्ढा जी हैं, तो पंजाबी थोड़ी बहुत गल हो जाती हैगी। दूसरी एक चीज़ है कि जब भी अर्निंग्स में गुरमीत जुड़ते हैं ना, तो मेरे को लगता है इनसे अच्छा आदमी कहाँ से ढूंढ कर लाएं, क्योंकि अर्निंग्स के मास्टर हैं, मास्टर मैं बोलूँगा। और मैंने ना खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ आपको, मैंने कई एक्सपर्ट्स देखे हैं, कई साल हो गए मेरे को एंकरिंग करते, 15 साल से ज़्यादा। मैंने गुरमीत का जो एक पॉइंट देखा ना कि अर्निंग्स को कैप्चर करने का, वो मैंने किसी भी एनालिस्ट के अंदर जल्दी जल्दी देखता नहीं हूँ। एक और चीज़ भी है गुरमीत सिंह के साथ, मूवी में क्लियर कर दो, फिर हम चर्चा को शुरू करेंगे। ये ना आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ये एक तरफा वाले नहीं हैं। ये नहीं बोलेंगे कि बाजार ठीक ही ठीक है। मेरे को अच्छे से याद है, ये उस समय भी खड़े थे हमारे साथ, जिससे हम कह रहे थे कि अब हमको ना थोड़ा दिक्कत भी दिखती है मार्केट के अंदर। गुरमीत, सब कुछ ठीक है? घर परिवार सब आप ठीक है? स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल, बहुत-बहुत चंगा है सर, सब कुछ। थैंक यू वेरी दिन मच। आपने दिन जो भी जो थैंक यू। तारीफ़ है वो मार्केट की है। मार्केट अच्छा करता है तो हम लोग सब इंटेलिजेंट साउंड करते हैं। तो बाज़ार ने अच्छा किया है तो अभी जो भी बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, वैसे भी हम आपके बारे में सच ही बोलते हैं, आपके बारे वैसे में इधर उधर बात नहीं गुरमीत बोलेंगे। जी नमस्कार, मैं मनीष बोल रहा हूँ। एक चीज़ और कॉमन है आज आप दोनों में। हाँ हाँ। बताइए क्या? क्या? टाई का कलर ब्लू, अच्छा। गुरमीत जी के शर्ट का कलर ब्लू। हाँ, ब्लू, हाँ। नहीं वो तो रहेगा ही, पंजाबी दे फिर हो ही जाता कुछ ना कुछ तो कॉमन। अच्छा गुरमीत सर, मैं ना जरा मार्केट से ही शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक झटका या एक वैक्यूम जो बाजार को थोड़ा सा चाहिए था, जिसमें हम कहते हैं ना लेवल्स का कंफर्ट आना। देखो, 5 दिन में ना ही देश की इकोनॉमी में चेंज होता है, ना ही मैक्रोस में चेंज होता है, लेकिन मार्केट के अंदर चेंज होने से आपकी भावनाओं पे चेंज हो जाता है, आपके भाव चेंज हो जाते हैं। तो मार्केट ने थोड़ा किया है। अभी कंफर्ट फैक्टर है उनके पास, जिनको पोजीशन जिनके पास है, या जो नया आना चाहते हैं बजट से पहले? अ, मेरा ये मानना है लिपि जी, बाजार की ना साइकिल्स बहुत शॉर्टन हो गई हैं। बहुत जल्दी चेंज आता है। आप देखिए पिछले 7 दिन में एफआईआईज ने लगभग 38,000 करोड़ की बिकवाली करी कैश में। तो जितना 2-3 महीने में डाला था लगभग उसका 50% निकाल लिया। पिछले पूरे साल उन्होंने 1.5 लाख करोड़ डाला था, उसका 30% एक हफ्ते में निकाल लिया। तो बाजार की साइकिल्स बहुत शॉर्ट हैं और इसलिए मूव्स भी जो बुल मार्केट के हैं, मैं अभी मेंटेन करता हूँ बुल मार्केट है। बुल मार्केट के मूव्स बहुत शार्प होते हैं। डाउन साइड मूव भी शार्प होंगे। और ये वो मार्केट है जहाँ एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर 20% गिर सकता है एक हफ्ते में। तो आप सोचिए कि बाकी जो पॉकेट्स में क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ आपने जिस पॉकेट ने बहुत अच्छा किया आपके लिए लास्ट ईयर, जैसे डिफेंस है, रेलवे कैपेक्स है, पीएसयू नेम्स हैं, पीएसयू लेंडर्स हैं कुछ कुछ एक्सटेंट तक, जो जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और जहाँ पे रिटर्न्स आपके 50-100% आ गए हैं, वहाँ पे कोई बुराई नहीं है अगर आप थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को जिसे हम रीबैलेंस कहते हैं। क्योंकि रीबैलेंसिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न 50% है 1 साल का। ये रिटर्न नॉर्मलाइज़ नहीं है। आप 10 साल में अगर आप देखेंगे तो बीएसई 500 100 का और बीएसई टॉप 100 का रिटर्न जो है इसमें 1 या 2% का वेरिएंस आता है। तो थोड़ा-सा अगर आप ड्राई पाउडर रखना चाहते हैं मार्केट में तो कोई रीबैलेंसिंग करिए, बहुत बड़ी कैश कॉल मत लीजिए। एक्सट्रीम कॉल्स जो हैं वो जो है ब यूजुअली आपको प्रॉब्लम्स देती हैं। थोड़ा रीबैलेंसिंग करिए, पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीसेट करिए। जैसे एक बैट्समैन जब 100 मारता है तो फ्रेश गार्ड लेता है, आपको भी फ्रेश गार्ड लेना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि बॉन्ड मार्केट भी अच्छा लग रहा है, बहुत जूसी लग रहा है। मैंने पहले भी बोला है इंटरेस्ट रेट कट होंगे, अब वो H2 में होंगे या मार्च अप्रैल से होंगे पता लगेगा एफओएमसी मीट के बाद। बट बॉन्ड मार्केट में भी अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं क्योंकि इस साल बॉन्ड इंक्लूजन भी है और रेट कट्स भी है। तो थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए क्योंकि प्रिजर्वेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एप्रिसिएशन है। गुरमीत, जैसे भी आपने बॉन्ड मार्केट की चर्चा की कि ये काफ़ी जूसी लग रहा है और आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ पैसा बनेगा, टिपिकली वो तो इक्विटी के एंटी खड़ा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल है, और कॉन्ट्रा देखते हैं बॉन्ड को वर्सेस इक्विटीज़। तो मैं ये मान के चलूँ कि इक्विटीज़ का एक्शन थोड़ा कम होगा? ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला अगर यील्ड कम होती है तो बॉन्ड के प्राइसेज़ ऊपर जाते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे और बॉन्ड के प्राइसेज़ ऊपर जाएँगे तो वो उसका थोड़ा-सा पॉज़िटिव इम्पैक्ट रेट सेंसिटिव्स में भी पड़ेगा। जैसे हमने देखा बैंक्स में थोड़ा-सा स्ट्रेस आया है निम्स में, तो फाइनेंशियल रेट सेंसिटिव्स में आते हैं, रियलिटी रेट सेंसिटिव्स में आता है। जो भी इंटरेस्ट रेट, जो भी कैपेक्स बड़े सेक्टर्स हैं, ईपीसी प्लेज़ हैं, जहाँ पे लेवरेज प्ले होता है वो रेट सेंसिटिव्स में आते हैं। तो रेट सेंसिटिव्स को बेनिफिट करता है जब रेट्स वापस लो होना शुरू होते हैं। दूसरा डिस्काउंटिंग रेट मार्केट में कम होता है।
क्योंकि हम आपने देखा पिछले 10 साल ग्रोथ स्टाइल चला, पर पिछले 2 साल में ग्रोथ स्टाइल ने काफ़ी बीटिंग दी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए थे। तो बाज़ार में ये अच्छा रोटेशन करता है और मुझे लगता है ये रेट्स इतने हाई रेट सस्टेनेबल नहीं है स्पेशली यूएस में। तो देर सवेरे कम आना शुरू होंगे, नहीं तो फिर एक बड़े क्रेडिट एक्सीडेंट होने के आसार हैं। गुरमीत, आप ये ठीक कह रहे हैं, हम भी थोड़ा इस पे एक्टिव हैं क्योंकि हमको भी लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाली चीज़ें ना वो एक्टिव होंगी, पोस्ट बजट भी होंगी। ट्रिगर्स फेड की बैठक भी है, ट्रिगर्स बजट भी है, ट्रिगर क्योंकि रिवर्सल भी हो सकता है आ जाए कि हाँ भी इंटरेस्ट का पीक हो गया, अब शायद कुछ कटौती हो। और एक बात और भी है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में जो आप बता रहे थे ना सर, उसमें रियल एस्टेट भी आता है जो सबसे बड़ा जॉब जनरेटर भी है। तो हमको भी लगता है कि ना सारे फैक्टर्स एक ही तरफ का इशारा कर रहे हैं और हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। गुरमीत, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा ना, आपसे अर्निंग्स बहुत अच्छे से आप समझते हो और मैं बोलूँगा कि आप नंबर से ना उनके भाव और उनकी मंशा पढ़ लेते हो कंपनी की। तो मेरे को ना थोड़ा आपसे ये समझ में आ रहा है कि इस समय जो अर्निंग्स आप देख रहे हो उसका टेक अवे क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरमीत इस बार की अर्निंग्स जितनी भी आपने देखी हैं आगे देखोगे, मेरे को अगर आप 3 टेक अवेज बता पाओ तो मैं थोड़ा समझ आसानी से पाऊँगा। देखिए एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, हम बार-बार बोलते हैं बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अगर आप 3 साल पे ईपीएस ग्रोथ देखेंगे, तो वो भी लगभग-लगभग 19-20% है। और अगर आप बाज़ार का रिटर्न भी निकालेंगे 3 साल का, तो उसी रेंज में होगा। तो अगर जब तक अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, नॉमिनल जीडीपी से बेटर हो रही है, जिससे थोड़ा-सा फॉर्मलाइज़ेशन भी हो रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट में मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी, 14-15% रहनी चाहिए अगर मैं टॉप 100, 200 कंपनीज़ की बात करूँ। थोड़ा-सा रोटेशन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कुछ हद तक हमने देखा है फाइनेंशियल्स में थोड़ा मॉडरेशन हुआ है, तो मेकअप हुआ है दूसरे पॉकेट्स में। आईटी के लिए सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे लगता है थोड़ा-सा बेहतर रहने वाला है। दूसरा मुझे लगता है हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप पिछले 15 साल देखें रिम्पी जी, तो उन्होंने निफ्टी को 2% से बीट किया है। लेकिन आप वेटेज देखेंगे हेल्थ केयर का बीएसई 500 में, तो 6% है, निफ्टी में शायद 5% है। तो अगर आप पोर्टफोलियो में थोड़ा ओवरवेट होते हैं हेल्थ केयर में, तो मुझे लगता है वहाँ से एक थोड़ा-सा मुझे लगता है अर्निंग सपोर्ट आएगा, ब्रांडेड जेनरिक्स में भी आएगा, और एक बॉटमिंग आउट हो रही है एपीआई और सीडीएमओ के, उसमें एक खराब साइकिल जो थी, मुझे लगता है वहाँ पे बॉटम आउट देखने को मिल रहा है। तो जिन सेक्टर्स में अर्निंग्स बॉटम आउट हो रही है, मुझे लगता है वो वापस से थोड़ा-सा रोटेट करेंगी। उसमें कुछ हद तक फार्मा है, केमिकल्स है, आईटी है, बट शायद थोड़ा-सा स्टैगर्ड वे में होगा, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा मुझे लगता है रूरल फोकस जो थीम्स हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो रूरल रिकवरी को थोड़ा-सा हमें प्ले करना चाहिए, वो पॉकेट अभी भी सॉफ्ट है। तो इसमें जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री ने सोलर रूफ सिस्टम्स की बात करी, हर घर करीबन 3 करोड़ घर में इंस्टॉल होने की। आपको और मुझे लगता है अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगी, वो इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगी एफएमसीजी को भी, फार्म इक्विपमेंट्स को भी, टू व्हीलर्स को भी। तो जो भी रूरल रिकवरी मुझे लगता है जो थीम है, वो इस साल की बहुत डोमिनेंट थीम रहेगी और गवर्नमेंट बहुत अच्छा बैलेंस कर रही है सोशल स्पेंडिंग और कैपेक्स का। जैसे सोलार सिस्टम्स अगर आप इंस्टॉल करेंगे, तो ये सोशली भी अच्छा मूव है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नीचे लाता है, एनवायरमेंटली भी अच्छा है और ये कैपेक्स को भी बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है आपको ये बैलेंसिंग देखने को मिलेगी इस साल और इस थीम को खेलने की ज़रूरत है पोर्टफोलियोज़ में। तरीके से आपने कहा कि हाँ, सेक्टर्स का रिजल्ट के हिसाब से आपने चीज़ों को बताया। अब मुझे मान लीजिए किसी को सेक्टर चर्निंग करनी हो इस लेवल पे और किसी को नए निवेश करना हो, तो अगर वेटेज के हिसाब से बताएं तो क्या वो आईटी में अब थोड़ा वेटेज बढ़ा दे, चूँकि हालात थोड़े बेहतर नंबर देखने को मिले, बैंकिंग में वेटेज घटा दे, रूरल कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है उस पर जाते हुए देखें, वेटेज वाइज अगर देखें तो हमें ज़्यादा निवेश अब इधर किधर किधर करना चाहिए अगले, अगर 6 महीना साल भर के नजरिए के हिसाब से किसी को करना हो तो? तो फाइनेंशियल में मुझे लगता नहीं है कि वेटेज घटाने की ज़रूरत है। अगर आप देखिए पिछले साल निफ्टी 18% है, बैंक का सिर्फ 12% है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक 2 की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, आईसीआईसीआई 2.3 की बुक वैल्यू पे है, एक्सिस 1.8 की बुक वैल्यू पे है, एसबीआई बुक वैल्यू पे है। मैं आप मैक्सिमम जो लीडिंग बैंक्स आप देखेंगे, आपको मीडियन वैल्यूएशन के नीचे मिल रहे हैं और अगर कंट्री को ग्रो करना है तो फाइनेंशियल्स को ग्रो करना ज़रूरी है। मेरा थोड़ा-सा ओवरवेट रहेगा नॉन बैंक्स पे, जैसे डिपॉजिटरी 15-20 लाख नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं हर महीने। 18 लाख नई सिप्स ऐड हो रही हैं, लगभग-लगभग 25 से 28 लाख नए डीमैट अकाउंट ऐड हो रहे हैं। तो ये फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ थीम्स पे मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ेगा, तो जैसे डिपॉजिटरीज़ हैं, एएमसीज़ हैं, आरटीए एजेंट्स हैं। सिमिलरली हाउसिंग लेंडर्स जो हैं, एचएफसीज़ बोलते हैं, कुछ हद तक उसमें बैंक्स भी प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट और अनाउंसमेंट्स करेगी। इस बार हो सकता है थोड़ा-सा अर्बन हाउसिंग के लिए भी करे, जैसा उन्होंने आवास योजना किया है रूरल के लिए। तो ये सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। जैसा मैंने बोला रूरल पे आप थोड़ा डोमिनेंट हो सकते हैं, जिसमें टू व्हीलर्स है, ट्रैक्टर मेकर्स हैं, एग्रो केमिकल्स है।
कुछ हद तक एफएमसीजी है, मुझे लगता है रूरल रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तीसरा एनर्जी पे मुझे लगता है ओवरऑल वेटेज बढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है, दूसरा आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। इसका मतलब है करीबन 3.5 लाख करोड़ के सिर्फ ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स अवार्ड होंगे। 25,000 करोड़ के हर साल आपको ट्रांसमिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अलॉट होंगे। तो पावर और पावर एंसिलरीज़ में मुझे बहुत स्कोप लगता है जिसमें जैसे पावर ग्रिड आता है या ट्रांसफार्मर कंपनीज़ हैं, इंसुलेटर्स कंपनीज़ हैं। थोड़ा-सा मैं अंडरवेट होना चाहूँगा पीएसयूज़ पे शॉर्ट टर्म में। काफ़ी अच्छा पैसा बना है तो थोड़ा रोटेशन वहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा स्मॉल मिड कैप पे भी अगर आप थोड़ा-सा वेट कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिफेंस नेम्स पे भी थोड़ा-सा वेट अगर आप जहाँ बहुत पैसा बना है वहाँ पे थोड़ा-सा रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन सोचने की ज़रूरत है। तौर पे थोड़ा सरकारी कंपनियों पर अंडरवेट रहिए, छोटे मझले शेयरों पर अंडरवेट रहिए, एनर्जी सेक्टर पे आपको जो है थोड़ा अपना निवेश बढ़ाना है। अब गुरमीत जी आपके रोल को थोड़ा बदलते हैं और आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपते हैं, दिखाते हैं कुछ खास। तो स्वदेश के लिए आज जो है ना मैं भी वित्त मंत्री हूँ, मतलब आप हमारे लिए आज वित्त मंत्री है। एज ए वित्त मंत्री के तौर पे इस बजट में आप क्या फैसले ले सकते हैं या क्या होना चाहिए, आपका नज़रिया क्या है जो बड़े फैसले हो सकते हैं या होने चाहिए? मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ने ग्लाइड पाथ दिया है उसे सस्टेन करना चाहिए, उसको अगर बेहतर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा मुझे लगता है रेटिंग अपग्रेड ड्यू है और ये मुझे लगता है इंडिया के साथ थोड़ा-सा अनफेयर हुआ है। अब इतनी बड़ी इकॉनमी 8% से ग्रो कर रही है, कभी हमारा कभी-कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और हमारी रेटिंग थाईलैंड और रोमानिया जैसे देशों के साथ ट्रिपल बी माइनस होती है, तो उसके लिए फिस्कल ग्लाइड पाथ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बैलेंसिंग करनी पड़ती है स्पेंडिंग को लेके और कंसोलिडेशन को लेके, बट मैं चाहूँगा कि ग्लाइड पाथ और अच्छा हो। ग्रॉस बोरिंग मुझे लगता है क्योंकि टैक्स कलेक्शन रोबस्ट है, तो उतना ही रहना चाहिए जिससे फिस्कल डेफिसिट का नंबर नीचे आएगा। प्लस हमारा बॉन्ड इंक्लूजन है इस साल, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा साल है। इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इवेंट है और ये इसके बाद शायद आपको रेटिंग अपग्रेड भी देखने को मिलेगा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मिडल क्लास के लिए थोड़ा और किया जाए। मुझे लगता है ये जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, ये थोड़ा और डिज़र्व करते हैं। कुछ तक हमने किया है, न्यू टैक्स रेजिम में किया है, 7 लाख तक का एग्ज़ेम्पशन है। मुझे लगता है अगर जो एक और ये जो सेगमेंट है 10 से 25 लाख वाला, ये ऑनेस्ट मिडल क्लास सैलरीड जो टैक्स पेयर है, इसके लिए थोड़ा और होना चाहिए। अगर हमें हाउस जैसे रूरल हाउसिंग में जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, अगर थोड़ा-सा अर्बन हाउसिंग में भी आएगा, जैसा डिम्पी जी ने बोला बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है हाउसिंग। लगभग 48 अलग-अलग सेक्टर्स इससे लिंक्ड होते हैं। तो ये एक मेरा वो रहेगा और क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट से हूँ, मैं चाहता हूँ कि एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी डबल टैक्सेशन होता है। तो थोड़ा-सा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मजबूती से ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स लिया है, इतना बड़ा एग्ज़िट हुआ है एफआईआईज़ का लेकिन उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पे विश्वास दिखाया है। थोड़ा-सा मुझे लगता है उनको भी रिवॉर्ड देना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए जहाँ तक कैपिटल मार्केट का सवाल। या बहुत अच्छे से सर आपने बताया और अच्छा लग रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर बाबे दी मेहर होगी तो फिर तुझे आप देखांगे, तुझे एक दिन वित्त मंत्री बन के आप देश को बताओगे ही। मैं तो ये चाहता हूँ सर, आप वित्त मंत्री बन जाना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ गुरमीत जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके।